नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आप अपनी कानूनी उलझनों के बारे में राय ले सकते हैं। मसलों का आपको अगर कुछ उनके ताल्लुक से कुछ शुकूक व शुबहात हैं, उनके ताल्लुक से आप हमें सवाल कर सकते हैं और आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ वकील साहब मौजूद रहेंगे। जो टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर आप देख रहे हैं उन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखें और साथ ही साथ ये भी आपसे दरख्वास्त है कि अपना सवाल थोड़ा सा मुख्तसर करें और बहुत क्लियर पूछें आपको क्या कुछ जानना है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर वकील, सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील फरूक आजम साहब। चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। फरूक आजम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका। अपनी खुसूसी पेशकश वकील साहब में। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फर्रुख खान नाम है मेरा पूरा। जी जी जी। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपने प्रोग्राम की और नंबर जो है वो हमारे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें उन पर कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे एक कॉलर से। हेलो 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 हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीवी की आवाज जो है वो बंद कर दीजिए। हेलो, तो चलिए उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। और फरूक खान साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेरीज आती हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो एक आम इंसान जब प्रॉपर्टी लेता है तो उसको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के खास कागजात उसके पास जरूरी हैं? जी, बेहद अहम सवाल है आपका ये। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक प्रोविजन, एक मैक्सिम है, बायर बी अवेयर। जो चीज़ जो ग्राहक है, जो खरीद रहा है, वो बहुत उसको अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी लेने में कई तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप एग्रीकल्चरल लैंड ले रहे हैं, जिस तरह की भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अमूमन ज़्यादातर लोग, आजकल फ्लैट का कल्चर है, वो लीज होल्ड या फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि प्रॉपर्टी लेने से पहले जो डेवलपर या बिल्डर जो बड़ी बड़ी बातें आपसे वादे कर रहा है, बड़े बड़े स्पेसिफिकेशंस होते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स में और ब्रोशर्स में और एडवर्टीजमेंट्स में, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर ना हो। वो इम्पॉर्टेंट है आपके चॉइस के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन कानूनी पहलू को देखने के लिए आप एक प्रोफेशनल लॉयर या किसी लॉ फर्म को एंगेज करें, हायर करें, उनकी सर्विसेज लें, ताकि वो ये आपको देख के एक रिपोर्ट बना के दे सके कि ये प्रॉपर्टी लेने के लायक है या नहीं है, सैंक्शन है कि नहीं है, जोनिंग में आती है कि नहीं आती है, कोई और ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई बैंक का लोन वगैरह तो नहीं है, इम्पेडिमेंट तो नहीं है। तो अगर आप 50 लाख रुपए का, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, अमूमन आज नोएडा में, अगर आप नोएडा एनसीआर का रीजन लें तो एक 50 लाख रुपए के आसपास 2-3 बेडरूम के फ्लैट आते हैं। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई, आप वो भी बैंक का लोन लेके या उधार कर्जे लेके या अपनी सेविंग से अगर आप ले रहे हैं, तो आप 50,000 लाख रुपए किसी लॉयर को फी दे दीजिए और एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ले लीजिए, ताकि कल को आपके पैसे न फंस जाए। वरना आप उठा के देखें, आज के ज़माने में कितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी का पता नहीं, बिल्डर का पता नहीं, और अगर कोई जेल भी चला गया, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, तो उससे आपके पैसे नहीं निकलते, तो आपकी जो गाढ़ी कमाई है वो फंसी रहती है। जी जी। तो इसमें मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा एक लॉयर को या लॉ फर्म को एंगेज करें, जो आपके कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना के दे कि ये प्रॉपर्टी आप ले या ना ले। जी जी। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं कॉलर से। हेलो। हाँ हेलो, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैं वकील साहब को पूछना है कि ये अगर हम रिटर्न में दे तो उसका जवाब देते हैं? आप तो वकील साहब से कुछ सवाल करना चाहते हैं जो कि आप लिख कर भेजना चाहते हैं, ये आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ 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 हाँ, लिख के आप हमारे जरिए भी उनसे सवाल कर सकते हैं ना। हाँ, आवाज कम कर। आपको अपना सवाल आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं, वो क्या है कि मैं एक मैटर पूछना चाहता था कि वो
चलिए ठीक है, ठीक अच्छा, है। वो मतलब एक डीड है, एग्रीमेंट डीड है जिसमें सेकंड पार्टी का दस्तखत नहीं है, उसके बाद पूछना था। जी ठीक है, वकील साहब तक आपकी बात हमने पहुंचा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। आपको हमारी आवाज आ रही है? आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो। तो चलिए नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे तमाम कॉलर से, और वकील साहब के पास हम चलते हैं। वकील साहब, अभी एक साहब ने ये सवाल किया, किसी डीड के ताल्लुक से वो जानना चाह रहे थे कि अगर उस पर दूसरी पार्टी के सिग्नेचर नहीं हुए हैं तो फिर इसमें आगे क्या पेशरफ्त? अब देखिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट दो लोगों को दस्तखत करने हैं और एक ने दस्तखत नहीं किया है तो उस डॉक्यूमेंट की क्या वैलिडिटी है? बिल्कुल, इन आइज ऑफ लॉ, जी अनलेस की कोई आप बहुत ज्यादा कोरैबोरेटिव एविडेंस स्टैब्लिश कर सके। जी। नंबर 1। नंबर 2, वो रिटन ओपिनियन चाह रहे थे, तो मैं उन्हें ये सलाह दूंगा, अगर उन तक हमारी बात पहुंच रही हो, कि ये जो हमारा प्रोग्राम है न्यूज़ 18 उर्दू का, ये कोई लोगों को हतमी राय बनाने के लिए नहीं होता। ये हम एक लीगल अवेयरनेस करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं कि लोगों की जो कानूनी उलझने हों उस पर हम कुछ उनको मशवरा दे सके। और ये डिस्क्लेमर के साथ देते हैं कि आप जो भी स्टेप ले, अपने लॉयर को एंगेज करके, जिस लॉयर को आप एंगेज करें उनके थ्रू आप प्रॉपर सर्विस लें। तो अगर उनको कोई रिटन ओपिनियन वगैरह चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे बेसिस पे, तो वो अपने शहर में जिस लॉयर को भी वो मुनासिब समझे तो उनको एंगेज करके और उनसे ओपिनियन वो ले जो उसमें उनसे लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। और बहुत सही आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे प्रोग्राम के ज़रिए रखी हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो। हाँ जी। जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। नाम मेरा शाहजाद है। जी। तो ऐसा है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास रजिस्ट्री भी है, खसरा भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी जमीन जो है दिया था वो जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मैं क्या करूं, जब उसने मुकदमा भी झूठा फर्जी कर दिया है मेरे ऊपर। तो आप बताइए मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं मैं। 3 साल हो गया, क्या समझ लीजिए कितना परेशान हूं तो मैं क्या बताऊं। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है जी। मैं ये बात मालूम करना चाह रहा था कि जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जी जी, मेरा नाम नासिर है। आप अपना सवाल करिए। मैं ये मालूम करना चाह रहा था, जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं जी और उसमें वो चेक देते हैं सामने वाली पार्टी जी, और पार्टी जैसे हमें चेक दे रही है जी तो चेक के बलबूते पे हम प्रॉपर्टी अपनी बेच सकते हैं या नहीं? जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी जी वकील साहब, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूंगा। पहले जी उनकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है और उन पे कोई झूठा मुकदमा भी कर रखा है, तो उस सिलसिले में मुझे उम्मीद है कि आपके ऊपर जो मुकदमा है उसको आप डिफेंड कर रहे होंगे। और जहां तक अपने जमीन को खाली या मकान को खाली कराने की बात है, उसके लिए आपको अलग कार्रवाई करनी पड़ेगी सिविल। तो आप ऑलरेडी चूंकि एक लिटिगेशन में हैं, तो आप अपने काउंसिल से यानी लॉयर से इस पर सलाह मशवरा करें और उनको खाली कराने की जो प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसेस है, उसको आप कोर्ट में अंजाम दें। कोर्ट आपकी बात को सुनेगी, जरूर सुनेगी, और अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स में मेरिट होगा तो कोर्ट आपको रिलीफ भी देगी। दूसरा सवाल जो है ना इन्होंने पूछा, जी जी, चेक वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी, देखिए अभी चूंकि इस पे कुछ लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट है, तो मुझे लगता है कि ये बताना जरूरी है आपके व्यूअर्स को। बिल्कुल। नॉर्मली होता क्या है कि आप चेक के बेसिस पे चेक की डिटेल्स आ जाती हैं, उस पे सेल डीड हो जाती है, और बाद में कभी चेक बाउंस कर गया तो आप सेल डीड पहले कैंसिल करा लेते थे। जी। अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, बल्कि लॉकडाउन में प्रोनाउंस हुआ है, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक बार जब सेल डीड हो गई जी, तो सेल डीड अगर मान लीजिए पोस्ट डेटेड चेक भी है
और अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो सेल डीड कैंसिल नहीं होगी। एट बेस्ट जिसको पैसे मिलने थे उसके लिए वो रिकवरी का मैटर बन गया, वो जाके अपनी रिकवरी करा सकता है कोर्ट जी में। जी जी। तो इसके बाद हालात बड़े चेंज हो गए। तो मैं तो मतलब नॉर्मली मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप पोस्ट डेटेड चेक पे सेल कराएं अनलेस कि आपका पूरा इत्मीनान हो। पूरे पैसे लें, सेल करें, या अगर आप पोस्ट डेटेड चेक पे यानी आपको पैसा बाद में मिलना है तो आप पहले एग्रीमेंट टू सेल करें जी। और एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड कराएं जी। और उसके बाद सेल डेट एग्जीक्यूट करें। तो इससे क्या है कि बायर की और सेलर की दोनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं। जी जी, बहुत कारामद मालूमात आपने दी है। और इसी सिलसिले में एक और सवाल हमारे पास आया था और ये हमसे पूछा है एक आम शहरी के तौर पर कि प्रॉपर्टी बेचते वक्त हम किन ख़ास चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि बेचने के लिए तो ठीक है बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें जो हैं वो आगे चलकर मसला भी बन सकती हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ खरीदना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बेचना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बेचने में भी बहुत सारी बारीकियां हैं जिनको ख्याल रखना होता है। पहली बात ये कि आप किसको बेच रहे हैं उसके भी एंटीसीडेंट को देख लें। नॉर्मली आपने देखा होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक डिपार्टमेंट है जिसको पावर्स है प्रॉपर्टीज अटैच वगैरह करने की और जो मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स को देखती है। तो मान लीजिए कोई बायर है और उसके पास गलत पैसा है और उसने वो गलत पैसा जो है उसको कानून में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, उसने उस पैसे से आपकी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया। खैर वो प्रॉपर्टी अटैच होगी। कभी कभी क्या है कि मान लीजिए मिन जुमला है, बंटवारा नहीं है, आपने 4 बीघा जमीन है, 2 बीघा बेच दी, 2 बीघा आपके पास है, तो अटैचमेंट की कार्रवाई आपके पास भी हो जाती है। फिर आपको जाके मुकदमे में खामखा में परेशान होना पड़ता है और आपको अपने आप को उस शख्स से अलग करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है कोर्ट में। तो आप हमेशा एंटीसीडेंट देख लें और सेल डीड्स वगैरह जो बने या जो बायर एग्रीमेंट बने उसमें इन सारी बातों की कंडीशन ले लें। एग्रीमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन, एश्योरेंस, वारंटी ले लें कि भाई ये जो आप पैसा मुझे दे रहे हैं ये पैसा कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं है जी। ये बारीकियां बहुत लोग समझते नहीं है। नॉर्मली इसमें हिना होता क्या है कि आप देखेंगे जो जिले में जो सब रजिस्ट्रार की ऑफिसेज होती हैं जहां रजिस्ट्रियां वगैरह लोग कराते हैं जी जी, वो एक स्टीरियोटाइप डॉक्यूमेंट्स होता है, बस वो फोटोकॉपी होता है, उसमें नाम वाम चेंज हुआ, मकान का नंबर, घर का नंबर हुआ, हो जाता है। ये होना नहीं चाहिए। मैं यही लोगों को कहता हूँ कि आप जब अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई से कोई चीज खरीद रहे हैं या आप कोई चीज बेच रहे हैं तो आप जब एक इतना हैवी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है तो आप हमेशा अपने साथ प्रोफेशनल्स को इंगेज करें जो उस काम को जानते हो। अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे इलाज कराएंगे, उनकी सलाह पे आप दवा लेंगे, राइट? ऐसा तो नहीं कि आप अपना ऑपरेशन घर पे खुद कर लेंगे। वैसे ही कानूनी मामलों में हमेशा प्रोफेशनल लॉयर की सर्विसेज लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको आंख का इलाज कराना है तो आप दिल के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे ना। बिल्कुल। तो वैसे ही हर चीज कानून में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैं वकील हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं सारी चीजें करता हूँ, राइट? आजकल जमाना स्पेशलाइजेशन का है। जो लोग जो काम करते हैं उस पर उनको महारत हासिल होती है और वो आपसे बेहतर समझ के आपको एडवाइस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही और बहुत आपने बारीक बातें जो है वो हमारे नाज़रीन के सामने रखी हैं। वकील साहब चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो जी, मोहम्मद फाजिल बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मेरा चेक 20 लाख रुपए का बाउंस हो गया है जी, और उन्होंने जब चेक दिया था तो मेरा नाम नहीं भरा था, नाम मैंने खुद भरा है जी। हाँ, जब मैंने चेक डाला तो बैंक से ये रिपोर्ट आई है जी पेमेंट स्टॉप करवा दी उन्होंने। अब मेरा क्या राइट बनता है उनके खिलाफ, मैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है वकील साहब तक पहुंच गया है। जी वकील साहब, आप दफा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं चेक बाउंस पे। और चेक पे नाम आपने भरा ये कोई मुश्किल नहीं है। नॉर्मली मैंने चेक दिया और आपकी नाम की मैंने कहा आप अपना नाम खुद भर लीजिए। मेन चीज दस्तखत है कि दस्तखत मेरे जेन्युइन है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चूंकि उन्होंने स्टॉप पेमेंट की है तो पहले तो 138 के मुकदमे में, दफा 138 के मुकदमे में आपको ये प्रूफ करना होगा कोर्ट ने कि ये जो चेक आपके पास था ये किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट आया था, यानी आपको पैसे कैसे उनसे लेने थे। आपने कोई सामान दिया था, उनको उधार दिया था, कोई चीज बेची थी, कोई तिजारत की थी, नंबर 1। नंबर 2,
स्टॉप पेमेंट पे एक और मसला होता है। स्टॉप पेमेंट पे ये होता है कि उस तारीख में अगर जिसने मैंने चेक दिया और मैंने स्टॉप करा दिया 20 लाख का चेक जैसा आप कह रहे हैं, अगर मेरे पास 20 लाख रुपए मेरे खाते में थे और मैंने स्टॉप कराया तो 138 में फिर बहुत सारे उसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन अगर मेरे खाते में पैसे थे ही नहीं 20 लाख रुपए मैंने स्टॉप करा दिया तो दैट विल बी टेकन एज अ नॉर्मल बाउंसिंग ऑफ चेक, राइट। तो आप और इसमें बड़े जो ख्याल रखने वाली बात है वो ये है कि ये पूरी कार्रवाई टाइम बाउंड है। जैसे चेक बाउंस होने के 1 महीने के अंदर आपको लीगल नोटिस देनी है, लीगल डिमांड नोटिस देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और उस नोटिस के 15 दिन तक के पास वक्त होता है। अगर 15 दिन तक उसने पैसे आपको नहीं दिए तो वो ऑफेंस अंडर 138 विल बी हैव डीम्ड टू बी कमिटेड, राइट। उसके बाद फिर आपके पास 1 महीने का वक्त होता है, तकरीबन सारा वक्त मिला ले तो आप 3 महीने का टाइम होता है जिसमें आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अगर आपने उस पीरियड में कंप्लेंट फाइल नहीं की, वक्त पे नोटिस नहीं दी, तो दफा 138 का मुकदमा आपका डिसमिस हो जाएगा। तो आप चेक बाउंस होकर हो गया है और अभी आप 1 महीने के अंदर में, तो आप तुरंत किसी लॉयर से राब्ता कायम करें ताकि वो आपको आगे की कार्रवाई कर सके। जी वकील साहब, तो बहुत ही ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही मालूमाती हैं, और जिस तरह से तमाम नाजरीन से लगातार हम कह रहे हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये कानूनी जो आपकी उलझने हैं, जो मसले हैं, उनके बारे में आप मशवरा ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील फ़ारूक खान साहब, और उन्हीं से लगातार हमारे तमाम कॉलर्स जो हैं वो अपने मसलों का मशवरा भी ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो मैम, वकील साहब से बात करनी थी। जी, आप अपने सवाल कर सकती हैं, वकील साहब मौजूद हैं। जी सवाल करिए। तो चलिए बात करने की कोशिश कर रहे थे हम अपनी कॉलर से, और इस वक्त हम यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन हमारे प्रोग्राम वकील साहब का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील फ़ारूक खान साहब, और आप हमें अपनी जो कानूनी उलझने हैं या कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ मशवरा लेना चाहते हैं, तो वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना सवाल कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन जब आप हमें कॉल करें तो आप बराए मेहरबानी टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद करें। वकील साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के ताल्लुक से ही लगातार हम बात कर रहे हैं और प्रॉपर्टी को लेकर ही ज़्यादातर हमारे नाज़रीन हमसे बातचीत करते हैं, उनके मशवरे जो हैं आपसे लेते हैं। वो एक और छोटी सी बात मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी बहुत माजरत के साथ वकील के पास जाने से थोड़ा सा डरते हैं। हालांकि डरना नहीं चाहिए, आपके बहुत सारे मसलों का हल वही आपको ठीक से दे सकते हैं। आप भी शायद इस बात को मानेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए निगेटिविटी हर चीज में होती है, मैं इससे बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एक पुरानी कहावत है हिना, मैं आपको याद कराऊंगा। लोग दुआ मांगते हैं कि खुदा 3 चीजों से बचाए जी, पुलिस से, अस्पताल से और कचहरी से। जी ठीक है, तो ये वो वाली बात भी है कि इस पे अगर बहुत हल्की से बात कहूँ, एक लाइटर वेन में, कि एक मस्जिद में एक हजरत दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे, तो लोगों ने कहा कि भाई आमीन मत बोलना, ये कफन बेचते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको देखिए ये हल नहीं है डरना या भागना या परेशान होना। और अगर आप देखिए लॉयर्स की जरूरत सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जब किसी लिटिगेशन में, मुकदमेबाजी में, तभी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक। वकील की आपको जरूरत तब भी पड़ती है जब आप कुछ चीज करने जा रहे हैं, ताकि आप किसी मुकदमे में फंसे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जो बारीकियां एक लॉयर समझेगा वो आप नहीं समझेंगे। जैसे अगर आप बीमार हैं तो चलिए, अगर हल्का फुल्का बुखार है तो शायद आपने क्रोसिन खा लिया, पर अगर वो बुखार बड़ा है या अगर कोई और मर्ज है खुदा न खास्ता, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, आप चाहे न चाहे जाना। वैसे ही आपको एक लॉयर के पास जाना चाहिए। और हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता, और हर शहर में जो है अच्छे लॉयर्स भी होते हैं और जो काबिल भी होते हैं और जो आपकी मदद करेंगे।
घबराना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, और इसीलिए ये बात हमने यहाँ पर रखी है कि कम से कम आप अपने मसले का हल जानने के लिए आगे तो बढ़िए, फिर देखिए कि आपको सोल्यूशन मिलता है। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप अपना सवाल कर सकती हैं मोहतरमा। हाँ, बिल के बारे में, वालिद साहब के नाम से प्रॉपर्टी थी, अब उनके बेटी का बेटा बिल बना लिए थे 8 साल पहले। उसके बाद फिर उन्हें इंतकाल से 1 साल पहले बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी और पूरी प्रॉपर्टी कर दिए, पूरा नाम पे रजिस्ट्रेशन सब कर दिए। उसके बाद फिर उन्होंने विल के बारे में कोर्ट में जाके दाखिल करे, फिर विल नामा कैंसिल हो गया बोल के वकील बोल रहे, मगर कोर्ट में तो केस चल रहा। इसका क्या मसला है, समझ में नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी तो पूरा बेटे के नाम पे थे, पूरा प्रॉपर्टी कर दिए उन्होंने। जी आपकी बिल भी बना दिए, गिफ्ट रजिस्ट्रेशन कर दिए, सब कर दिए, टैक्स बन रहे हैं हम लोग तो 3 साल हो गया। जी वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनकी बात जो है वो ध्यान से सुनिए। देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जी, और जो मोहतरमा कह रही थी उससे बातें बहुत ज्यादा उसकी वजाहत हो नहीं पा रही है। उनकी बातों से समझ में आ रहा है कोई वसीयत बना गए थे और फिर वसीयत बनाने के बाद भी दोबारा उसको गिफ्ट भी करा गए। जी देखिए एक बात समझने की जो इस पे मुद्दे की वो ये है कि वसीयत जो आप बनाते हैं तो एक तो ये कि वसीयत बनाने की लिमिट्स हैं, मुस्लिम में लिमिट्स हैं राइट, और बाकी जगह लिमिट्स नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं और आप वसीयत तो उसकी एक लिमिट है। दूसरी बात ये कि अगर आप वसीयत बना रहे हैं तो वसीयत इंसान बनाता तो जिंदगी में है, पर वसीयत एग्जीक्यूट उसकी वफात के बाद होता है। जी और अगर मैं अपनी जिंदगी में 10 वसीयत बना दूं तो जो आखिरी वसीयत होगी वो मानी जाएगी डेट वाइज। दूसरी बात ये कि वसीयत अगर मैंने बनाई और उसके बाद मेरा मन बदला और मैंने किसी को हिबा कर दिया और वो हिबा मैंने रजिस्टर्ड करा दिया या ओरल या जबानी हिबा कर दिया, हिबा जबानी हो गया, या उसके नाम पे रजिस्ट्री कर दी, गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड करा दी, लॉन्ग टर्म लीज दे दिया, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे के ऊपर। अब जो मुकदमा ऑलरेडी हिना कोर्ट में चल रहा है जैसा बताया इन्होंने, उस मुकदमे पे बिना उसके डॉक्यूमेंट्स को देखे हुए कमेंट करना उस केस की मेरिट्स पे मुनासिब नहीं समझता मैं, क्योंकि उससे एक खामखा का कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो आप अपने लॉयर से कांटेक्ट करें, उनसे चीजों को समझे जो मैंने आपको एक बेसिक परव्यू दिया है, और आपको लगता है कि वो इस चीज को आपको नहीं हैंडल कर पा रहे तो जो इनहेरिटेंस के मैटर्स में जो आपके जिले में आपके शहर में जो अच्छे लॉयर हो उनको एंगेज करें जो इन चीज की बारीकियों को समझते हो, और जो भी हमारे कानून के मुताबिक चीजें होंगी वो करेंगे। जी चलिए एक और कॉल आ रही है, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो जी आप हमें जी वालेकुम अस्सलाम, आप अपना सवाल कर सकते हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप अपना सवाल करिए। हमारा सवाल ये है कि हमारे वालिद साहब 4 भाई हैं जी, वो लोग अलग हुए 20 साल हो गया जी, और अभी 20 साल के बाद मेरे चाचा हैं, वो जिधर से हम लोग निकलते हैं रास्ता पे उधर से वो बोलते हैं कि हमको भी इधर रास्ता चाहिए। 20 साल के बाद हम लोग घर बना लिया है, डबल मंजिल घर बना लिया है, तो उधर से जबरदस्ती दीवार तोड़ के अभी वो निकल रहे हैं। मैं तो इधर दुबई में हूँ, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, अभी क्या करूँ मैं। जी आपने कहाँ से कॉल किया है, आप अपना नाम बताएंगे? मैं दुबई में हूँ, मेरा नाम उबैदुल्ला है, मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर का रहने वाला हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, और वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपकी जो सवाल है उसके बारे में बात करेंगे। जी वकील साहब। जी बेहतर, देखिए ऐसा है कि अगर रास्ता ऑलरेडी उनके पास है और आप 30 साल से ज्यादा से वक्त में आप वहां पे वो रह रहे तो उसमें कोई इजमेंट्री राइट क्रिएट नहीं होता, और अगर जबरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है आपकी चीजों को तोड़ के डेमोलिश करके, तो आप तुरंत सिविल कोर्ट जाएं और आप इंजंक्शन का मुकदमा फाइल करें। आप उसमें इंटरिम प्रेयर लें और साथ में परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन का मुकदमा फाइल करें। और अगर जोर जबरदस्ती की जा रही है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए आप अपने कंसर्न थाने में एक तहरीर भी दें, कंप्लेंट भी फाइल करें। जी बिल्कुल, जी बहुत शुक्रिया आपका, और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो
जी जी, मैं तहसीन मुनव्वर बोल रहा हूँ वकील साहब, न्यूज़ 18 उर्दू से ही। जी जी जी। और एक तो आपका शुक्रिया अदा करना है कि आप इन हालात में भी न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए जो है हमारे नाज़रीन तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं इस कोविड के दौर में। और दूसरा ये है कि मुझे आप वकीलों की फिक्र रहती है, ये जिस तरह कोविड-19 चल रहा है इस दौरान में आप लोग किस तरह की एहतियात वगैरह कर रहे हैं। जब आप हम लोगों की फिक्र कर रहे हैं तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम आपसे भी ये पूछ लें कि आप लोग अपनी किस तरह फिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से, क्योंकि अदालतें वगैरह उस तरह के मेरे ख्याल से ज्यादा मामला तो आ नहीं रहे होंगे, तो वकील लोगों की भी जो है जो अखराजात वगैरह किस तरह निकल रहे हैं, इस पर भी क्या कुछ आप लोग अपने लिए भी कुछ कोशिशें कर रहे हैं कि नहीं? जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तहसीन भाई, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर होंगे, खुश होंगे। और देखिए, बहुत मुझे खुशी है कि आपने कम से कम हम वकीलों का भी दर्द समझा। तो देखिए, एहतियात का मामला ये है कि कोर्ट्स तो ऑनलाइन और वर्चुअल ज़्यादातर चल रही हैं, कुछ फिजिकल हियरिंग्स भी चल रही हैं, लेकिन वहाँ भी एहतियात रखी जा रही है। और वर्चुअल हियरिंग चल रही है तो उसमें हमें अपने दफ्तर से या घर से ही लॉयर्स को करना हो रहा है। और हर चीज़ के मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। वक्त के साथ शायद ये चीज़ें ठीक हो जाएं और बेहतर हो जाए। और जहाँ तक लॉयर्स की लाइवलीहुड का मैटर है, बहुत बुरी तरह से ये इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है। और इस पे मुकदमे भी हुए सुप्रीम कोर्ट पे, और बहुत सारे जो मानिंद वकला हैं, जो सीनियर एडवोकेट हजरात हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, वो सामने आई हैं और उन्होंने स्टाइपेंड्स दी, पैसा पूल करके जो है वो स्टाइपेंड्स दिए हैं, ख़ास तौर से यंग स्ट्रगलिंग लॉयर्स को। क्योंकि देखिए, ट्रायल कोर्ट का काम, लोअर्स कोर्ट का काम करीब करीब ठप हो गया था, अब दोबारा वो शुरू हो रहा है, लेकिन मुश्किलात तो बढ़ी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने, हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने, मुख्तलिफ स्टेट्स के बार काउंसिल्स ने और बहुत सारे कुछ बड़े सीनियर काउंसिल्स ने जो है पैसा पूल करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और कुछ मंथली भी दिया है, कुछ वन टाइम भी दिया है। और ये तो एक जो इंस्टीट्यूशनल लेवल का मामला है। और जो इनफरादी लेवल पे भी हमें, चूंकि वकीलों में बॉन्डिंग काफ़ी अपनी अच्छी होती है, ये वकीलों की एक अलग बिरादरी होती है। आप लोगों ने देखा है, कभी कोई बात हो तो वकील एक साथ खड़े रहते हैं। तो जो पर्सनल बॉन्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा। जो जिनकी जो तो चीजें बेहतर चल रही हैं। हाँ, जैसे सारी चीजें हिट हुई हैं, वैसे ये भी काफी हिट हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इस बात से उम्मीद है ये चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम लोगों की भी फिक्र ली और हमसे इस बात को पूछने की जो है वो आपने जो है वो ये बात आपने रखी। बहुत शुक्रिया आपका। एक और सवाल उभरता है डॉक्टर साहब कि क्या इस दौरान में, कोविड के दौरान में, लोग जो है अब अदालतों से बचने लगे हैं और समाज में जो है आपस में अच्छाइयाँ इस तरह की आ गई हैं कि घर में बैठकर ही मामला सुधारने लगे हैं, या आपको लगता है कि इसके बाद जो है और जो है मामला बढ़ेंगे? देखिए, नहीं, मैं इसको ऐसे बोलूं तहसीन भाई, ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो नॉर्मली तभी कोर्ट कचहरी तक आते हैं जब वो आपस में नहीं निपट पाते। क्योंकि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जहां बड़े हाई स्टेक्स लगे हुए, पहले वो कोशिश करते हैं कि वो आपस में मामला निपट जाए। आजकल तो इवन आर्बिट्रेशन से पहले कंपल्सरी मेडिएशन के क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं। तो अदालत तभी आते हैं जब वो कोई कंसेंसस नहीं बना पाते। जहां तक मामला बाकी जो जराइम का मामला है, वो अब कुछ, जैसे बहुत जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो जराइम बहुत कम हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोग रोड पे निकल ही नहीं रहे थे, लोग अपने अपने घरों में थे, तो चोरी हो या बदमाशी हो, इस तरह की चीजें रुक गई थी। लेकिन अब ये दोबारा चीजें धीरे धीरे शुरू हो गई। और ये जब सालाना जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद हम लोग इसको ज्यादा बेहतर इवेल्युएट कर पाएंगे। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए आप जो लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को राय मशवरा देते हैं, उसके लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप इसी तरह जो है लोगों की खिदमत करते रहे हमारे चैनल के जरिए से। मैंने आज मौका समझा तो मैंने इसलिए कॉल कर लिया था। जी ना, आप जारी रखें। जी तहसीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम भी अदा करना चाहेंगे कि कम से कम जी फारूक साहब, मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ। और ये प्रोग्राम
तहसीन साहब का ही ब्रेन चाइल्ड है एक्चुअली। और मुझे जहां तक लगता है कि शायद ये अपने आप में यूनिक है, ऐसा कोई और प्रोग्राम हिंदुस्तान में किसी और भी टेलीविजन नेटवर्क बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो इसकी सारी मुबारकबाद जो है वो एक्सक्लूसिव तहसीन भाई के लिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार हमारे पास कॉल्स आती हैं वकील साहब, वो भी आप देखते ही हैं, और बैरून मुमालिक से भी हमें कॉल आ रही है, ये भी हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। जी सब, मेरा नाम समीउल्ला है जी, मैं बेंगलुरु कर्नाटका से बात कर रहा हूँ। जी समी साहब जी, वो क्या है, हमारी एक बहुत ही शादी कर रहे थे, गरीब आदमी कर क्या है, कुछ गलती से सपड़े गए, वो खुला ले लिए जी। और बच्चा है उनके पास, वो बच्चे को देखभाली करने और उसके पास उनकी उतनी ताकत नहीं है बच्चे को पढ़ाने करने। अगर वो दूसरी शादी करे तो बच्चे को हम ले सकते क्या? जी बिल्कुल, अब मैं समझ गया। जी जी बिल्कुल जी। ये कस्टडी का मैटर है जी, गार्जियनशिप एंड कस्टडी एक्ट के दायरे में आता है। कस्टडी के मैटर भी काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं। नॉर्मली अगर दूसरी शादी हो जाती है तो आप कस्टडी, ऐसे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं कि कस्टडी मिल जाती है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। कोर्ट्स बहुत चीजों को इवेल्युएट करती है। कोर्ट ये देखती है कि बच्चे की बेहतरी कहाँ पे, उसके बेहतर अपब्रिंगिंग कहाँ पे हो पाएगी, एडुकेशन के एक्सपेंसेस, उसकी बेहतरी कहाँ पे होगी। वो बहुत सारे फैक्टर्स को देखने के बाद कोर्ट कस्टडी को तय करती है। पर ये जो ग्राउंड आपने बताया, ये एक ग्राउंड है और इस पे ऑलरेडी केस लॉस पहले से है कि ऐसे ग्राउंड्स पे कस्टडी दी गई है। जी जी वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, और ब्रेक के बाद हमारा प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो यूं ही जारी रहेगा। और तमाम नाज़रीन से एक बार फिर कहना चाहेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। वकील साहब भी हमारे एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील फ़ारूक खान साहब। लगातार आप हमारे जो तमाम नाजरीन हैं वो उनसे कानूनी जो मशवरे हैं, सलाह है, वो ले रहे हैं, और हम भी उनसे बहुत सारी मालूमात हासिल कर रहे हैं। और फ़ारूक साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से अभी तहसीन मुनव्वर साहब ने कोविड-19 में जो घरेलू तशद्दुद की बात है उसका जिक्र किया था, तो घरेलू तशद्दुद एक्ट जो है आखिर वो है क्या, उसको बनाने की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई? क्या सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज नहीं करवाई जा सकती? नहीं, कराई जा सकती है। देखिए, आप जिस बात को प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की आप बात कर रही हैं, देखिए इसकी जरूरत यूं पड़ी कि हर चीज लोगों ने, ये लेजिस्लेचर ने, हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन्होंने इस बात को फिक्र किया और कमेटी की रिपोर्ट बनी और ये देखा कि हर चीज को मुकदमे को लेके थाने जाना औरतों के लिए बहुत बेहतर जो है ख्वातीन के लिए नहीं हो पाता था, और उसमें पूरा उनको जस्टिस नहीं मिल पाता था। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सिर्फ देखिए होता क्या है, क्रिमिनल कार्रवाई में क्या है, किसी को आपने सजा दिला दी, पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, शेयर हाउस होल्ड का राइट है, उसमें आपको इंट्री मेंटेनेंस का भी राइट है, राइट। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है, वो आपकी देख रेख, वो देखता है कि आपके साथ कोई जुल्म ना हो। लॉकडाउन के पीरियड में, जो इनिशियल लॉकडाउन पीरियड था, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे बहुत बढ़े। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली चूंकि कोर्ट्स बंद थी, थानों की ये प्रायोरिटी थी नहीं, क्योंकि बड़े मसले थे उनके सामने भी। मैं ये कहूंगा क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, कंट्री, पूरा मुल्क एक बहुत वबा के दौर से अभी भी निकल रहा है, उस वक्त और टफ थी सिचुएशन। तो चीजें, तशद्दुद के केसेस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे थे ना, लेकिन अब चीजें ठीक हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो इस्लाहिया काम है, जो घर में बड़े होते हैं, जो बैठ के छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को आपस में करा देते हैं सॉल्व, और इसके लिए फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स भी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, कोर्ट्स में मेडिएशन सेंटर्स भी हैं, तो चीजें निपटती भी हैं। जी वकील साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। जी जी जी, हाँ, मुझे बाबा हकीम दुर्वेश कहते हैं, मैं यूनानी हकीम हूँ जी। और पूछना ये चाहता हूँ कि मैंने एक मरीज को एक पार्सल भेजी थी दवा की 5,000 की जी, पोस्ट ऑफिस से इंश्योर पार्सल भेजी थी 5,000 की जी, लेकिन 15 दिन के बाद वो पार्सल टूटी फूटी हालत में वापस आई जी।
कर दिया कि ये पास। हाँ जी जी, अपना सवाल करिए। जी 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 जी। हाँ हाँ, मैंने जी, आपने एक पार्सल भेजा था दवाओं का, 5,000 की उसकी कीमत थी, लेकिन वो आपको वापस आ गया और वो आपको मस्शुदा हालत में मिला। और अब आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, यही आप जानना चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, आप पोस्टल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर दीजिए अपने जिले में। अब तो नया कानून नोटिफाई हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। पहले ये मजबूरी थी कि डिफेंडेंट के हिसाब से, जिस पे आप मुकदमा कर रहे हैं उसके हिसाब से जुरिस्डिक्शन तय होता था, लेकिन अब हुकूमत ने अमेंड कर दिया और उसमें अब ये है कि आप जहां रहते हैं वहीं आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का ये फिट केस बनता है और आप डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के बेसिस पे कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर दें एक। जी बाकी आप एक लॉयर को एंगेज करें, उनसे और सलाह मशवरा करें। जी, ये तो बहुत सही बात आपने कही कि प्रॉपर इसके बारे में एक सलाह और मशवरा जो है वो कानूनी तौर पर ले सकते। आपने उनकी रहनुमाई बेहतरीन तरीके से जरूर कर दी है। चलिए अब हम बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी, आप अपना नाम बताइए, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ, मैं अब्दुल रहीम बात कर रहा हूँ। जी हेलो जी, आप अपना सवाल करिए। हाँ, अभी कल ही एक लड़की की शादी हो गई है। जी अब्दुल रहीम। जी जी, सवाल करिए। हाँ, कल ही एक लड़की की शादी हो गई है जी, और वलीमा दूसरे के लिए वलीमा है जी। हाँ, दूसरे के लिए वलीमा है। वलीमा के दिन वो लड़की को छोड़ देता है, तो ऐसा वो तलाक नहीं बोलता, तलाक नहीं बोलता। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए बोलता। जी तो जी जी, तो ये नए कानून के मुताबिक, जी, तलाक के नए कानून के मुताबिक उसको सजा मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल, और बहुत ही हसास मौजू है। जी जी वकील साहब, देखिए ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है। पहले भी वो गलत था, तलाकुल बिदात कहते थे उसको, अब तो उसके लिए कानून भी है। और बात ये नहीं कि मैंने तलाक बोला या मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता बोला, बात इंटेंट की है। अगर इंटेंट तलाक की है तो जुर्म तो हो गया ना। बिल्कुल राइट। और ये मुझे लगता है काफी गलत बात भी है कि आप आज ही शादी करते हैं और आप कल किसी को छोड़ देते हैं, तो ये तो जुर्म भी है। और इसमें आप कानूनी कार्रवाई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल करें। और उनके जिस लड़की की शादी हुई उसके अपने हुकूक हैं, और वो अगर उसके पीछे और कोई वजह हो, कोई दहेज वगैरह की वजह हो या कुछ ऐसे वजह, तो उसके लिए और भी कानूनी प्रोविजन से आप लॉयर को कांटेक्ट करें और आप मुकदमा फाइल करें। वो ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है और इसके लिए कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जी वकील साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि कानून ने हमें बहुत सारी आसानियां दी हैं, सिर्फ हमें उनका इस्तेमाल करने की जरूरत है। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए, अपना सवाल करिए। मेरा नाम नसीर खान है जी। मैं ओरिजिनल रहने वाला बिहार का हूँ। अभी मैं आप अपना सवाल करिए। मेरा सवाल ये है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सवाल करने से भी शर्म आता है मेरे को। जी वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल कर सकते हैं। शर्माइए नहीं, पूछिए। उन्हीं से मेरा सवाल है। मैं उनको ये कहता, मैं तो मुसलमान हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी। आप अपना सवाल करिए, वकील साहब आपको सुन रहे हैं। तो लगता है कि शायद उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो अपना टीवी का वॉल्यूम तो बंद रखें ही, साथ ही अगर आप बीच में आया था कि
पुलिस वाले एफआईआर जो है वो किसी भी सिलसिले में वो दर्ज नहीं कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, एक साहब हैं, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं कि एफआईआर उनकी दर्ज हो जाए? इस सिलसिले में क्या कुछ कानून कहता है? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अहम सवाल पूछा है आपने जी। सबको इससे दो चार होना पड़ता है। अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और आपने उसकी रिपोर्ट की, तो वैसे ही पुलिस की मैंडेटरी ड्यूटी है। अभी हालिया 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये जजमेंट आया है कि जब पुलिस को रिपोर्ट किया जाए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो एफआईआर रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी, कंपलसरी है। उसके बावजूद ये देखने में आता है, हम लोग इसको देखते रहते हैं कि पुलिस नॉर्मली एफआईआर दर्ज करने में रिलेक्टेंट रहती है जी। तो जब आपने पुलिस कंप्लेंट दी तो उसकी आप एंट्री ले ले। अगर पुलिस वाला आपको रिसीविंग नहीं देता थाने की, तो उस कंप्लेंट को बाई पोस्ट भी भेज दे और वो स्पीड पोस्ट की पर्ची संभाल के रखें, और उसकी ऑनलाइन किसी से या खुद आजकल उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलती है, वो भी निकलवा ले। उसके बाद आप दफा 154(3) सीआरपीसी के तहत उस जिले का जो एसएसपी है उनको आप वो कंप्लेंट भेज सकते हैं कि साहब मैंने फला फला तारीख में ये कंप्लेंट फाइल की थी, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पे आप ऑर्डर्स दें थाने को ताकि इस पे एफआईआर दर्ज हो। उसको भी आप बाई हैंड या बाई स्पीड पोस्ट भेजें, उसकी पर्ची संभाल के रखें। उसके बावजूद अगर एफआईआर आपकी दर्ज नहीं होती है तो आप दफा 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत आप कोर्ट में सीधे मुकदमा फाइल कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और कोर्ट फिर ये तय करेगी, पुलिस से रिपोर्ट मंगाएगी और कोर्ट ये तय करेगी कि इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोर्ट के रुख में ये आता है कि मुकदमा दर्ज होने वाला केस है तो कोर्ट ये डायरेक्ट करेगी पुलिस को कि इसमें वो मुकदमा दर्ज करे। जी जी, बहुत वाज़ेह तौर पे आपने इस बात का जवाब दिया। और चलिए बात करेंगे एक कॉलर से। हेलो हेलो यस हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और जल्दी से अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ, मेरा नाम आयशा है जी। हाँ, मेरी लड़की की शादी होके 4 इयर्स हुआ है, रिश्तेदारों में ही किए हूँ मैं जी। हाँ, वहाँ पे उनकी बेटी घर पे आके बैठी हुई है जी। हाँ, तब से मेरे बेटी के साथ कुछ ज्यादा बातचीत करने नहीं दे रहे हैं मुझे। वालिदा नहीं मिलना, भाया नहीं मिलना जी। छोटे छोटे बातों से कुछ अनबन हो गई है। जो नहीं बोलते वो बोले बोल के मानो बोल रहे हैं हमको। क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम वो 1 महीने से बच्ची से नहीं मिले हैं, फोन कॉल भी नहीं कर रहे। वो लोग है नहीं, बहन भाइयों से बात करे तो वो चैटिंग पूरी रिकॉर्डिंग निकाल के दे रहे हैं हमको। हम क्या करना है इस पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी आयशा साहबा, आपकी बात जो है वकील साहब तक पहुंच चुकी है। जी वकील साहब। जी जी। देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए ऐसे मामलात में कि जो घर के बड़े हैं या जो कुछ ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में, मुआशरे में, जिनकी इज्जत उस घर में भी, आपके पास भी एतमाद हो, उन लोगों को इन्वॉल्व करके और इसका कोई रास्ता निकालें ताकि बातें, कोई अगर छोटा मोटा मामला है तो वो बातों से हल हो जाएगा। कभी कभी ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, हर चीज़ को कोर्ट तुरंत लेके जाना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा जाती मानना है, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर लगता है कि ये बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और सारी जो आपने जो काविश जो भी की चीज़ों को सही करने की वो नहीं हुई है, तो फिर आप कोर्ट का सहारा लें और आप अपने बच्ची के बेसिस पे इस बात के लिए मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। पर हक्कन इनकानन ये कोशिश करें कि आपस की बात से चीज़ें अगर निपट जाएं, कोई सॉल्यूशन निकल जाए। कोई मान लीजिए छोटी मोटी चीज़ हो तो बेहतर हो, क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने के बाद जो इख्तलाफ है वो और बढ़ते चले जाते, तशद्दुद और बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर हालात बेकाबू हो चुके हैं और आपको लगता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए खुदा न खास्ता, तो आपको तुरंत पुलिस का रास्ता लेना चाहिए। जी वकील साहब, इसी से एक और सवाल है कि ये जो फैमिली कोर्ट्स की बात हम सुनते हैं, फैमिली कोर्ट की बात होती, तो इनकी क्या अहमियत है और इनके लिए क्या कुछ मतलब आप राय देना चाहेंगे? देखिए, ये डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं जी, जो फैमिली मैटर्स, मैट्रिमोनियल मैटर्स को सुनती हैं। आपने सुना होगा सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, ईडी की स्पेशल कोर्ट है, एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, कस्टम्स की कोर्ट है। वैसे एक फैमिली कोर्ट भी बनी और हर जिले में करीब करीब फैमिली कोर्ट्स हैं अब तो हिंदुस्तान के। और फैमिली कोर्ट में जजेस होते हैं जो ट्रेंड होते हैं इस चीज को डील्स करने के लिए, प्लस एक स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग सेंटर होता है जो कोर्ट्स हुकूमत के साथ मिलके काउंसलर्स को अपॉइंट करती हैं और जो कि
मैंने कहा ना कि जैसे बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं कि जो एडजुडिकेशन नहीं मांगते, बहुत छोटे छोटे ऐसे मसले होते हैं जो एक अच्छा काउंसलर दोनों पार्टियों को बैठा के समझा के और हाथ मिलवा के उन्हें वापस घर भेज देता है। बिल्कुल ठीक। और अगर नहीं होता तो फिर वो कोर्ट में मुकदमा चलता है। तो फैमिली कोर्ट्स स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट्स है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को देखने के लिए। जी बिल्कुल। और एक और सवाल आज के माहौल को देखते हुए थोड़ा सा करना चाहूँगी कि अगर किसी जवान औलाद ने अपने वालिदैन को अकेला छोड़ दिया और जबकि वो साहिब इस्तिताअत है और साहिब हैसियत है, तो क्या कानून इस तरह से वालिदैन को कुछ भी सिक्योरिटी देता है? अगर ऐसा है तो वो क्या कर सकते हैं? जी, बहुत अहम सवाल है आपका है ना, और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। लोग समझते हैं कि मेंटेनेंस लेने का हक सिर्फ वाइफ को और बच्चे को है, हस्बैंड के अगेंस्ट। ऐसा नहीं है। दफा 125 जो है सीआरपीसी की, वो वालिदैन को भी ये राइट देती है कि वो अपने बच्चे से मेंटेनेंस ले। राइट। तो अगर किसी औलाद ने अपने ज़ईफ, या वो ज़ईफ न भी हो या ज़ईफ, अगर अपने वालिदैन को दरकिनार कर रखा है, उनको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो वालिदैन के पास राइट है कि वो कोर्ट जाए और बच्चे से मुआवजा ले, मेंटेनेंस ले। जी बिल्कुल, बहुत सही। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं वकील साहब जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। ठीक है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताएं, सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम नज़िया है। जी। मेरा ये सवाल है कि मेरे फादर मदर दोनों एक्सपायर हो गए हैं, काफ़ी टाइम हुआ उनको, 2010 में। और मेरे फादर की फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री मेरे भाई ने ले लिया और उसको पूरा डेमोलिश करा के, और कह रहे कि ये खेत था और इसमें बहनों का हिस्सा नहीं है, जबकि उसमें कभी खेती नहीं हुई। मेरे फादर की उसमें फैक्ट्री चलती थी, लेकिन उन्होंने कानूनी तौर पे ये शो कर दिया कि ये खेत था, उसको पूरा डेमोलिश करा के। अब ये बताइए वकील साहब की इसका कैसे सॉल्यूशन निकल सकता है कि हम लोगों का शेयर मिल जाए बहनों को। जी नाजिया, मैं बताऊं आपको, पहली बात जो बताऊं आपको, आपके भाई बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने वाली बात कर रहे हैं। मुस्लिम लॉ में एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, एक्वायर्ड, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का डिस्टिंक्शन है ही नहीं है। अब तो इवन हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये इनहेरिटेंस में कर दिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने, पहले नहीं था। जो हमारी हिंदू बहनें थी उनको एग्रीकल्चर, लेकिन अब कोर्ट्स ने उनको भी कर दिया। मुसलमानों में तो ये पहले से ही है। हर एक जायदाद पे जो वालिदैन छोड़ के गए हैं उस पे बहनों का भी, बेटियों का भी हक है। तो अगर उन्होंने फैक्ट्री को तोड़ के जमीन कन्वर्ट कर दिया और एग्रीकल्चरल लैंड दिखा दिया, तो उस लैंड पे भी आपका हक है। राइट। तो आप कोई बहुत अच्छा लॉयर इंगेज करें और आप पार्टीशन फाइल करें। अगर वो आपको खुद से नहीं दे रहे तो आप पार्टीशन का मुकदमा फाइल करें। आपकी हुकूक कोर्ट मेरिट पे इवैल्यूएट करके आपके हक पे देगी इंशाल्लाह। जी, बहुत वाज़े तौर पे आपने ये बात बताई है। और वकील साहब, इसीलिए हम आपसे ये बार बार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कानून ने हमें दी हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। जिस तरह से बेटियों की बात आती है और हर चीज़ मौजूद है, फिर भी जो जायदाद है, विरसे की बात होती है, उसमें आखिर क्यों इतने ज़्यादा जो डिस्प्यूट हैं वो देखने में आते हैं? इसके लिए क्या कुछ ख़ास बातें जहन में रखना चाहिए अगर विल बनवा रहे हैं, वसीयत बनवा रहे हैं उस वक्त? देखिए, ये एक लालच है, ये एक ह्यूमन नेचर है। राइट। इसमें मैं नॉर्मली ये रिकमेंड करता हूँ कि वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को वाज़ह कर देनी चाहिए। एक अजीब सी और बड़ी ख़राब सी बात, एक रिवाज पैदा हो गया है मुआशरे में, वो ये है कि बहनों की तो हमने शादी कर दी, वालिदैन ने सोचा कि बेटी तो उनका तो हमने हक शादी करके पूरा कर दिया। ये गलत थॉट है। ये शरई तौर से भी जायज़ नहीं है और कानूनी तौर से भी जायज़ नहीं है। राइट। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि वालिदैन को ये चाहिए कि अपनी जिंदगी में अपने पता नहीं, क्योंकि देखिए जिंदगी तो बड़ी अनसर्टेन है, आज है अगले पल नहीं है, कोई नहीं जानता। तो जब भी मुनासिब वक्त हो तो वो अपने बच्चों के बीच में बंटवारा करके अपनी जिंदगी में इससे एक जिम्मेदारी से पूरा कर दे। और अगर वो नहीं कर पाए और जिंदगी उनकी वो रुखसत हो गए इस दुनिया से, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उस सूरत हाल में
जो लोग उनके हैं, भाई हैं या जो लोग भी हैं, बहनें हैं, वो आपस में जो जी वकील साहब, तो वक्त अब हमें ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपने बहुत कारामद मालूमात जो है वो हमारे तमाम नाजरीन को दी, और इतना कीमती वक्त देने के लिए फारूक खान साहब हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम वकील साहब आज यहीं इख्ताम पजीर होता है। आदाब।